वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी बात करेंगे हम लोग 17 जनवरी 2023 को सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके 15 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ कि किसका आंसर कौन सा होगा। वो ये इस बार का 17 जनवरी का पेपर है जिसका आंसर की लॉन्च कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा प्रोविजनल आंसर की। तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। मतलब कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में मदद करेगी। ये 17 जनवरी का पेपर है। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र देखिए, इससे बच्चे का जो है चिंतन थिंकिंग कभी भी बढ़ेगा नहीं। भारत का राष्ट्रपति कौन था, ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। हम किस तरह, देखिए यहाँ पे बात आ रही है किस तरह की, मतलब सोचने की बात आ रही है, भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, बच्चे थिंकिंग करेंगे, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और 4 में है बाल दिवस किस तारीख पर मनाया जाता है। तो बाल दिवस किसी एक तारीख पर मनाया जाता है, इसे रट के आंसर दिया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। आपका पेपर अगर 17 जनवरी को था तो यहाँ से आप बिल्कुल अपने सारे आंसर को एक्सप्लेन के साथ जान सकते हैं। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए मूल्यांकन को क्या, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मतलब यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। पहला है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, जहाँ बात निरंतर की आ जाएगी वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। हमने इसको क्लास में हजारों बार इस चीज़ को बताया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और आगे है कि मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, तो ये होता है समेटिव असेसमेंट। सत्र के अंत में ये भी समेटिव असेसमेंट, और सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन, सत्र शुरू होने से पहले ये लेसन प्लान में होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भाषा और विचार के बारे में 4 कथन है, सही कथन आपको चुनना है। कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतक्रिया करते हैं। बिल्कुल हमने इस बात को क्लास में कहा, कई बार इस बात को बोला है कि भाषा और विचार एक दूसरे से इंटरनली रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 2 है कि एक दूसरे से स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। एक स्थिर के रूप में अंतक्रिया करते नहीं, ये स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर होता है। 1 इज द राइट आंसर। चलेंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा का वातावरण पैदा करना चाहिए जो कैसा हो। पहला विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, यानी विभिन्न तरह की जो है वहाँ समाज से बच्चे आए, विभिन्न तरह की भाषा बच्चे बोले, तो बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कक्षा का वातावरण हमें इस प्रकार रखना चाहिए कि कई तरह के बच्चे शामिल हो सके। रूढ़िवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, योग्यता के आधार पर बच्चे को नहीं बैठाएंगे, और विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा की भावना, बच्चों में जो है कॉम्पिटिटिव की भावना बिल्कुल हमें विकसित नहीं करनी है। चलिए आगे प्रश्न है आपके सामने कि लगभग किस उम्र के आसपास प्राय बच्चों को जेंडर की भूमिका की प्रारंभिक समझ आती है। किस उम्र के बच्चों में जेंडर, बात यहाँ पे किसकी हुई है, जेंडर की, सेक्स की बात नहीं हो रही है। दोनों का लिंग हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी में दोनों का लिंक आ जाता है, लेकिन जेंडर की बात कही गई है। तो ये 4 वर्ष की उम्र में ही बच्चों को लगभग, ये देखिए 18 से 24 महीना ही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको 4 वर्ष चूज करना है, इसलिए 1 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। तो कोहलबर्ग जी ने अपना सिद्धांत किस विषय पर दिया था। इजीली आप इसको आंसर कर सकते थे कि नैतिक विकास के तर्क पर। तो अपना पूरा जो थ्योरी है, पूरी तरह अपनी थ्योरी लॉरेंस साहब ने नैतिक तर्क पर ही दिया है। 3rd इज द राइट आंसर। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपके सामने है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। 4 पहलू आपके सामने हैं। पहला है निष्क्रिय नकल, मतलब इनएक्टिव, कभी भी बच्चे को हम इनएक्टिव नकल की बात कभी नहीं करेंगे। कंठस्थ मतलब रटना बिल्कुल नहीं करेंगे। उच्च प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव की बात नहीं करेंगे। ज्ञान निर्माण की बात करेंगे। 3rd इज द राइट आंसर। चलेंगे हम 8वें प्रश्न की ओर। और 8वां प्रश्न आपके सामने है। बुद्धि के समकालीन संप्रतियों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर होते हैं। तो ये कैसा होता है बुद्धि लब्धि वाले। तो पहला है वैध,
उपयुक्त नहीं बोला है तो ये वैध होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं और यहाँ पे व्यापक भी होते हैं। लेकिन ये क्या है कि सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित है, इसलिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलेंगे हम 9वें प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न आपके सामने रहेगा, 17 जनवरी का पेपर एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। और आपको अगर एक्सप्लेन अच्छी तरह सारे विषयों का, सारे डेट का चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे आपका किस डेट में एग्जाम था, हम आपका जो है एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए पुरस्कार और दंड, तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने किसी भी तरह की पुरस्कार और दंड की बात नहीं की, समान योग्यता समूह निर्माण की भी बात नहीं की, अग्रिम आयोजक की भी बात नहीं की थी। इन्होंने बात किन की कही थी? सांस्कृतिक उपकरण की बात। और वाइगोत्स्की साहब का जो थ्योरी है वो समाज, सांस्कृतिक और भाषा, ये तीन पर ही निर्भर करता था, इसलिए आप इसका आंसर आप इजीली कर सकते थे। चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न देखने में बड़ा है और प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, वह संकेत देती है और सवालों को हल करने के लिए प्राथमिक चरण जो है बताती है, ताकि वह दी गई समस्या का समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। यानी बच्चे के जो क्या करती हैं, टेम्पोररी हेल्प करती हैं। और इस टेम्पोररी हेल्प को जो है वाइगोत्स्की साहब ने स्केप फोल्डिंग का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? स्केप फोल्डिंग का नाम दिया है, जिसे हिंदी में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। व्हाट इज द राइट आंसर? चलेंगे हम आज के 11वें प्रश्न की ओर। और 11वां प्रश्न आपके सामने है जीन पियाजे साहब से संबंधित। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों के विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। इस चीज को हमने कई बार क्लास में बताया था कि जब चीज़ों को क्या करेंगे, व्यवस्थीकरण करेंगे, ऑर्गेनाइज जो है इकट्ठा करेंगे, तो इसको हम संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। थर्ड इज द राइट आंसर। आपका एग्जाम अगर 17 को था तो आप इन सारे प्रश्नों को कर सकते थे। चलिए आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सामाजिक नीतियां। तो सामाजिक नीतियां क्या है? ये अनुवांशिक कारक नहीं है। शैक्षिक संस्थाएं, ये भी अनुवांशिक कारक नहीं है। संस्थाएं या प्रथाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं, ये भी अनुवांशिक कारक नहीं है। अनुवांशिक कारक कौन है? तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, थर्ड इज द राइट आंसर। चलेंगे हम 13वें प्रश्न की ओर। और 13वां प्रश्न आपके सामने है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था है, संस्था है? पहला है किताबें, दूसरा है सिनेमा, तीसरा है, पहला है किताबें, फिर सिनेमा और माता पिता का कार्यस्थल, और चौथा है परिवार। चलिए आपको आंसर आपको मिल गया होगा। बहुत छोटे बच्चों की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा परिवार। तो 4 इज द राइट आंसर। चलेंगे हम 14वें प्रश्न की ओर। और संभवतः यहाँ पे 14 ही प्रश्न था। और 14 प्रश्न है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? बात शीर्षगामी सिद्धांत की हो रही है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो चलिए, अगर आपको हमने इसको इसलिए कम बनाया कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आपका एग्जाम किस डेट को था आप हमें कमेंट करेंगे, और आपके एग्जाम का एक्सप्लेनेशन किस विषय का चाहिए उस विषय का कर देंगे, ताकि आपको ये लग जाए कि आपका क्यों गलत है क्यों सही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।